तमाम नाजरीन और सामीन के प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे में इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद खुर्रम रज़ा, कौमी आवाज़ का डिजिटल एडिटर। और ये मुश्तरका पेशकश है नवजीवन, नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज़ की। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे मेहमान जनाब सौरभ कुमार शाही साहब, जो आलमी सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं और जो माजी की परतें बहुत खूबसूरती के साथ उतारते हैं और नए नए जाविये उसको पेश करते हैं। मैं सौरभ कुमार शाही साहब से सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि ये यौम तशक्कुर, थैंक्स गिविंग जो है, वो अमेरिका में क्यों इसकी अहमियत है और वो किस तरह मनाया जाता है और क्या क्या उसमें होता है। जी ये जो यौम तशक्कुर है ये इसकी अगर आप हिस्ट्री देखें तो कम से कम ये 400 साल पुरानी है। 17th सेंचुरी में अमेरिका में बड़े वाइड स्प्रेड लेवल पे इसकी जो है वो इसको लोग मनाना शुरू करते हैं। हालांकि इसकी हिस्ट्री उससे पहले जाती है। ये आज का जो इंग्लैंड और आयरलैंड है वहां पर इसकी हिस्ट्री जाती है, जहाँ पे जब चर्च का रिफॉर्मेशन हो रहा था, यानी जब प्रोटेस्टेंटिज्म जो है वो उसका एक तरीके से फैलाव और जन्म हो रहा था, तो उन्होंने ये किया था कि प्रोटेस्टेंट धर्म के आने से पहले क्रिश्चियनिटी में साल में 87 दिन छुट्टियां होती थी। और संडे के अलावा, मतलब जो 52 संडे है वो तो हुई, और 87 दिन छुट्टियां होती थी। जब रिफॉर्म प्रोग्राम आया तो उन्होंने कहा कि 87 दिन छुट्टियां रखने से का कोई मतलब नहीं है, इन सबको मिलाकर एक दिन बनाया जाए जिसको यौम तशक्कुर कहा जाए। और उस दिन जो है हम साल भर के ये जो हमें फल मिले हैं या जो हमें ऊपर वाले ने जो भी दिया है उसके लिए हम उस दिन उसको शुक्रिया अदा करें। हिस्ट्री उसकी ये है। ये 17th सेंचुरी के मिड में, यानी 1630 से लेकर 50 के दरमियान में ये देखा गया। उसी वक्त जो माइग्रेंट अमेरिका आके बस रहे थे, तब अमेरिका नया नया एक तरीके से खोजा गया था और लोग उसमें आके बस रहे थे, इंग्लैंड से और आयरलैंड से, स्कॉटलैंड से। तो वो जो पिलग्रिम्स आए उनको पिलग्रिम्स कहा जाता था, क्योंकि वो वहां से भाग के आना चाहते थे, क्योंकि वहां पे उनके धर्म को कुचला जा रहा था। यानी प्रोटेस्टेंटिज्म जो है वो रोमन कैथोलिज्म के ऊपर में हावी हो रहा था, तो बहुत सारे भाग के आ रहे थे। तो वो आके उन्होंने यहाँ पर जब अपना कदम रखा तो उन्होंने ये थैंक्स गिविंग यहाँ भी शुरू कर दी। हालांकि अमेरिका में इसका मेन मकसद ये था कि जो फसल कटने के बाद आप शुक्रिया अदा करते हैं खुदा को कि भाई अच्छी फसल हो गई। जैसे पूरी दुनिया में ये सिस्टम है कि फसल, हाँ, भारत में ही आप देखें कितने तरह के फेस्टिवल ऑटम में होते हैं, जैसे इसलिए कि उस समय जो है फसल जो है कटती है। तो उसका वो दोनों चीजें इसमें मिल गई और धीरे धीरे ये रिलीजन से अलग होके एक सेकुलर फेस्टिवल में तब्दील हो गया, जिसमें कि बेसिकली आप शुक्रिया अदा करते हैं जिसको भी भगवान को आप मानते हैं, रादर देन कि सिर्फ क्रिश्चियनिटी में महदूद ना रह के ये एक सेकुलर फेस्टिवल में तब्दील हो गया। और अमेरिका में खासकर अब्राहम लिंकन के जमाने में, यानी 1860 से ये एक वाइड स्प्रेड फेस्टिवल बन गया, जिसकी की डेट भी मुकर्रर कर दी गई कि चौथे गुरुवार को, यानी चौथे थर्सडे। चौथे जुमेरात, हाँ, चौथे जुमेरात को हर महीने, सॉरी, नवंबर के, ये हर साल मनाया जाएगा। इसमें बीच में एक दो बार कुछ आगे पीछे भी हुआ, लेकिन अब ये मान के चला जाता है कि नवंबर महीने के चौथे जुमेरात को ये फेस्टिवल जो है मनाई जाएगी और उसी में ये फेस्टिवल मनाया जाता इसकी इतनी अहमियत क्यों है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप वो इसको कह रहे हैं कि यूक्रेन की जंग बंदी उसको उस दिन के लिए, थैंक्स गिविंग के लिए, यौम तशक्कुर के लिए अहमियत दी जा रही है। है। देखिए, इसके पीछे दो रीजन है। एक तो आपने देखा होगा कि जब जिस दिन ये मनाया जाता है उस दिन जो टर्की बर्ड जो होती है, टर्की जो चिड़िया होती है, वो पेश किया जाता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उसको क्योंकि इसमें जो भोज होता है, इस उस दावत में मेन जो डिश है वो टर्की बर्ड है। मतलब प्राइमरी डिश वो है, उसके अराउंड आप 20 लवाजमात और उसके अराउंड लगा लें, लेकिन बिना टर्की बर्ड के थैंक्स गिविंग डिनर जो है वो नहीं नहीं होता है। होता। लेकिन इसमें क्या है कि अमेरिका में ये ट्रेडिशन, खासकर जो जॉर्ज बुश थे, यानी बेटे नहीं, जो पिता राष्ट्रपति जो थे, सदर थे, उनके जमाने में ये हुआ कि जो टर्की बर्ड सप्लाई की गई उसको उन्होंने माफी दे दी, यानी उसको
आजाद कर माफ कर दिया। हाँ, उसको आजाद कर दिया। और ये बर्ड जो है वो नेशनल टर्की एसोसिएशन जो है वो प्रोवाइड करती है। और उसके पीछे भी एक ट्रेडिशन है कि नेशनल टर्की एसोसिएशन के जो सरबराह होते हैं वो अपने फार्म से टर्की जो है प्रोवाइड करते हैं। तो एक एक बड़ा एक वो है। अच्छा, उसके बाद ये सारे राष्ट्रपति ने इसको फॉलो किया। बिल क्लिंटन ने किया, बुश जूनियर ने किया, सब ने ये फॉलो किया कि वो एक, आप जो है वो एक माफी देते हैं, वो चिड़िया को माफी देते हैं। तो आइडिया ये होता है उसमें कि बेसिकली कि अपने दुश्मनों को, जो भी उससे गुनाह हुई हो, आप उसको माफ करते हैं, या आपके दुश्मन आपके जो 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 खता की है उसको माफ करते हैं। तो इसको इस तरह से जोड़ा जा रहा है क्योंकि ये देखें, एक जंगबंदी भी तो एक माफी ही है ना, एक दूसरे को, एक हाँ हाँ। दूसरे के ख्यालात को आप समझते हैं। और जो कभी सामने बैठ के तबादले ख्याल भी नहीं कर सकते हैं, वो आज एक जंगबंदी की बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए इसको जोड़ा गया कि एक थैंक्स गिविंग है। ये जो जंग है, जो एक बहुत बुरी चीज है, उसमें हम ऊपर वाले का शुक्र अदा कर रहे हैं कि ये जंग जो है वो जंगबंदी में तब्दील हो जाए, जंग जंग जो है वो रुक जाए। और दोनों देशों के लोग जो हैं एक दूसरे को माफी देने के लिए, माफ करने के लिए एक करेज जो है अपना दिखाएं, जिस तरह का राष्ट्रपति दिखाते हैं जब वो टर्की बर्ड को माफ करते हैं। तो ये एक उसमें जो है लिंक करने की कोशिश जो है यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने। यूक्रेनी सदर जेलेंस्की इसके तस्लीम करते नजर आ रहे हैं कुछ चीजें। तो इसमें क्या जंगबंदी हो पाएगी? देखिए, जेलेंस्की अपने पूरे पॉलिटिकल कैरियर के सबसे खतरनाक मोड़ पे खड़े। जेलेंस्की का वर्ल्ड में जो भी ओपिनियन हो, वेस्टर्न मीडिया ने उनको जिस तरह से प्रेजेंट किया हो, उनकी जो सत्ता रही है वो निहायत ही करप्शन से भरी हुई सत्ता रही है। और जहां आम यूक्रेनी जंग में मरते रहे हैं, खेत होते रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जेलेंस्की और उनके जो आसपास के लोग हैं, उन्होंने अपने पॉकेट जो है वो गर्म किए हैं, घूस के पैसों से, किकबैक के पैसों से। अब मसला ये है कि जो वहाँ का सबसे इफेक्टिव जो एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन है यूक्रेन का, जिसको कि यूरोपियन यूनियन की आप समझ सकते हैं कि उसका आशीर्वाद जो है उसको प्राप्त है, वो अब उसने बिल्कुल, उसकी हाथ जो है वो, उसका हाथ जो है बिल्कुल अब जेलेंस्की के गिरबान तक वो पहुंच चुका है। क्योंकि जेलेंस्की के बहुत क्लोज जो दो चार एड हैं, उन वो या तो गिरफ्तार होने की कगार पे हैं या गिरफ्तारी के डर से इसराइल भाग चुके हैं। तो जेलेंस्की को ये लगता है कि अगर वो इस जंग बंदी को तस्लीम नहीं करेंगे तो अमेरिका ये सिचुएशन क्रिएट कर देगा कि उनको उनको शायद जेल भी जाना पड़ जाए। राष्ट्रपति का पद छोड़ना तो मतलब, जो वो तो छोड़ेंगे, वो तो अलग बात है। इसमें एक और भी चीज है कि ये जो रिपोर्ट है करप्शन को लेके, जो इस हफ्ते वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जिसका पर्दाफाश किया है अमेरिका में, ये बाज लोग ये कह रहे हैं कि उनके पास ये स्टोरी पिछले 8 महीने से बिल्कुल तैयार थी, लेकिन अमेरिका का इंतजार वो कर रहे थे कि कब अमेरिका इस स्टोरी को एज अ प्रेशर पॉइंट इस्तेमाल करेगा जेलेंस्की पे, तब वो इसको रिलीज करेंगे। अब जब अमेरिका प्रेशर में डालना चाह रहा है जेलेंस्की को कि ये जो 28 पॉइंट वाला जो ये एक जो पीस डील सो कॉल्ड जो एक डिवाइस किया है अमेरिका और रशिया ने, उसको तस्लीम करवाने के लिए उसने इस स्टोरी को अभी पब्लिश किए वॉल स्ट्रीट जर्नल में, ताकि उनके ऊपर एक दबाव जो है वो बन सके। तो अब इन दबाव से घिरा हुआ जेलेंस्की मजबूरी में इसको एक्सेप्ट करने की बात कर रहा है। ये कोई खुशी खुशी इसको एक्सेप्ट जो है वो नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे प्रेशर पॉइंट जो है वो अप्लाई किए गए हैं, जिससे ये लग रहा है कि कम से कम इस पे बातचीत होगी। देखिए, अभी ये जो 28 पॉइंट अग्रीमेंट है, ये बेसिकली आगे के मुज़ाकरात का एक फ्रेमवर्क है। कोई इसमें से पार्टी ये ना समझे कि ये 28 पॉइंट जो है ये फाइनल पॉइंट है और इस पे जो है बस अब दस्तखत करने की देर हो गई है। ये एक फ्रेमवर्क है जिसके अराउंड बातचीत जो है वो चलेगी, और तब जाके कहीं एक जंगबंदी जो है का एक मसौदा जो है, फाइनल मसौदा, वो पेश आएगा। जरा साहब, आपने जिक्र किया 28 निकात प्रोग्राम का, मंसूबा प्रोग्राम का। उसमें 28 निकात के कुछ अहम पहलू क्या क्या हैं? देखिए, सबसे अहम तो पहलू ये है कि ये जो एक अग्रीमेंट होगी,
नॉन अग्रेशन पैक्ट कहते हैं, यानी एक दूसरे पे ना हमला करने की गारंटी। ये इसमें तीन पार्टी बनेंगे, रशिया, यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन बीच में एक पार्टी बनेगा। तीनों इस पे साइन करेंगे और तीनों अपने अपने आइन में इसको एंश्राइन करवाएंगे कि वो आइंदा एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। ये सिर्फ एक दस्तखत से नहीं होगा, रसिया को भी डुगमा में अपने आइन में ये पास करवा के डलवाना होगा, यूक्रेन को भी अपने आइन में डलवाना। दूसरा ये कि यूक्रेन को नाटो की मेंबरशिप नहीं मिलेगी। नाटो अपने तरफ से ये प्रॉमिस करेगा, रिटर्न इस बार होगा, अग्रीमेंट में होगा, जेंटलमैन्स प्रॉमिस नहीं होगी, जिसमें नाटो भी ये प्रॉमिस करेगा कि वो अब पूरब के तरफ, वो उसका फैलाव रशिया की तरफ अब नहीं होगा, नए मेंबरान उसमें अब नहीं शामिल हो पाएंगे, नए मेंबर्स नहीं आ पाएंगे। इसके अलावा जो रशिया ने जिन इलाकों पे कब्जा कर लिया है वो रशिया का हिस्सा बन जाएगा। जिन उन चार स्टेट्स के जो इलाके जिस पे रशिया ने अभी तक कब्जा नहीं किया, खैरसोन, जपोरिया, डोनबास, डोनेट्स्क और लुहान, जिन इलाकों पे रशिया का कब्जा है वो रशिया का हिस्सा बन जाएगा। जिन इलाकों पे रशिया का कब्जा नहीं है वो डीमिलिटराइज नो मैंस लैंड में तब्दील हो जाएगा और पूरा का पूरा क्राइमिया रशिया का हो जाएगा। रशिया अपने फ्रोजन फंड से, जो यूरोप में उसकी फंड फ्रोजन है, उसमें से $100 बिलियन इन्वेस्ट करेगा यूक्रेन के अंदर में, और बाकी पैसे जॉइंट रशिया और अमेरिका इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बनेगी। इसके अलावा दोनों देशों में जो तालिब इल्म हैं उनकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स में एक दूसरे के खिलाफ जो नफरत भरी चीजें हैं उसको एक्सपंज किया जाएगा, उसको एक तरीके से रिराइट किया जाएगा। रसिया अलाउ करेगा कि वो जो नदियां उसके तरफ से, यानी रसिया के कब्जा वाले इलाके से बह के यूक्रेन की तरफ जा रही है, यूक्रेन उसका यूज कर सके। जो जफरोजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो अभी रसिया के कब्जे में है, रसिया उसमें से 50% यूक्रेन को देगा, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और 50% इलेक्ट्रिसिटी अपने पास रखेगा। इसके अलावा और भी छोटे छोटे बहुत सारे इसमें पॉइंट हैं। हाँ, इसमें यह भी है कि अगर कोई इसको तोड़ता है, यानी अगर रशिया वापस अटैक करता है यूक्रेन पे, तो पूरा का पूरा नॉट नाटो अपने सिर्फ असलहे नहीं, अपने लोगों के साथ रशिया पे हमला करेगा। यानी एक तरीके से चैप्टर 5 जैसी, जो चैप्टर 5 है नाटो का, उसमें जो प्रोविजन दिए गए हैं वो यहाँ पे इन्वोक होने की बात हो रही है। हालांकि जैसा मैंने कहा ये फ्रेमवर्क है, इसमें तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे रशिया अग्री नहीं करेगा, लेकिन फ्रेमवर्क हमेशा ऐसा होता है कि देखिए, डील का तो मतलब ही ये होता है ना कि हर आदमी को कुछ चीज पे खुश हो, कुछ पे आपकी मन की नहीं चलेगी, नहीं तो फिर डील का मतलब क्या हुआ फिर तो वो वाली बात हुई। तो इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें रशिया में लोग नाराज होंगे, रशिया इस पे, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जिसमें जो रशिया बिल्कुल भी तस्लीम नहीं करेगा। तो जैसा मैंने कहा, ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है, इसको इस तरह से ना लिया जाए कि जैसे कि ये कोई फाइनल मसौदा जो है वो पेश किया जाए। जैसे आपकी बातों से अंदाजा होता है कि यूक्रेन और जेलेंस्की को तो नुकसान होगा ही, मगर इसमें, इस माहदे में किसको ज्यादा फायदा होगा, रूस को या अमेरिका को? देखिए, अगर अभी के मौजूदा जो उसका रूप है उसमें अगर ये मायदा अगर साइन होता है तो इसमें सिर्फ विन और विन सिर्फ अमेरिका, और किसी को विन विन सिचुएशन की नहीं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये मैं बिल्कुल ही नहीं, मैं 100% गारंटी के साथ आपको ये बताता हूँ और अपने दर्शकों को ये बताता हूँ कि ये इस स्वरूप में इस पे साइन नहीं होगा। इसमें तमाम और रसिया के हक में कुछ चीजें इसमें ऐड होंगी और रसिया के हक में ही कुछ चीजें इसमें से सब्ट्रैक्ट होंगी। उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो इसमें मोमेंटरली शॉर्ट टर्म गेन इसमें अमेरिका को है, लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म गेन रशिया को मिलेगा। और दो पार्टी इसमें से कंप्लीटली जिसको कहते हैं कि डिफीटेड निकलेंगे, वो है यूरोप और यूक्रेन। रशिया को कुछ नुकसान है लेकिन लॉन्ग टर्म रिवाइटलाइज उसकी कंट्री, उसकी इकोनॉमी हो गई है। अमेरिका को शॉर्ट टर्म गेन जो है वो पैसे में तो है, लेकिन उसका जो एक रसूख जो यूरोप के में था, उसकी जो एक इज्जत यूरोप में थी, कि यूरोप का वो एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर, सिक्योरिटी गारंटर, मास्टर माना जाता था, उस रोल से अमेरिका जो है वो धीरे धीरे अब विड्रॉ कर जाएगा। तो मीडियम और लॉन्ग टर्म में अमेरिका को इसमें बड़े नुकसान है, शॉर्ट टर्म में उसको फिनेंशियल गेन है, लेकिन जैसा मैंने कहा डिप्लोमेटिक नुकसान है। रशिया का शॉर्ट टर्म में फिनेंशियल नुकसान है, लॉन्ग टर्म में डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक गेन है। दो ही ऐसी पार्टी हैं जिसको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों में नुकसान है, वो है यूक्रेन और यूरोपियन। दूसरा अहम मौजू जो है हमारे जहन में, जो नाजरीन को हम समझाना चाहते हैं, वो है सुपर रिच टैक्स बरतानिया ने जो नाफिज किया है।
उसमें ठीक। बरतानिया को क्या फायदा है सुपर रिच टैक्स नाफिज करने से? देखिए, अभी वो नाफिज हुई नहीं है, उसकी बातचीत चल रही है। जो वहाँ की सेक्रेटरी हैं फिनांस की, वो उन्होंने इसके बारे में बातचीत की है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सुपर रिच टैक्स का ही मामला नहीं है। ये इसमें दो चार और चीजें हैं। जैसे सुपर रिच टैक्स नॉशनली उसका मतलब ये है कि 10 मिलियन पाउंड से ऊपर जिसकी भी सालाना इनकम होगी, उसको एडिशनल 2% सुपर रिच टैक्स देना पड़ेगा। अपने आप में ये अच्छी चीज है। जो एक प्रोग्रेसिव टैक्स का निजाम है, प्रोग्रेसिव टैक्स कहने का मतलब कि आप जितने अमीर होते जाते हैं, परसेंटेज आपके टैक्स का बढ़ता जाता है, उसके अंदर ये आता है। आ, इस चीज को ना भूलें कि ब्रिटेन एक डिक्लाइनिंग पावर है, और तकरीबन हर साल उसके बजटरी डेफिसिट जो है वो 20 बिलियन पाउंड की बनती है। सुनने में लगेगा कि भाई इंग्लैंड मतलब यूनाइटेड किंगडम तो बहुत रिच कंट्री है, उसके लिए $20 बिलियन तो पॉकेट चेंज होना चाहिए, लेकिन नहीं। यूनाइटेड किंगडम के लिए भी $20 बिलियन जो है एक बहुत बड़ी रकम है। तो अब वो $20 बिलियन को कैसे पाटा जाए, वो जो एक गैप जो आ गया है, उसके लिए ये टैक्स लगाने की वहां पे बातचीत हो रही है। लेकिन हालांकि जो सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस उन्होंने बार बार ये बात कही है कि वो इस टैक्स के हक में नहीं है। लेकिन कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जिसको लेके अमीर जो है वहां परेशान है। एक इनहेरिटेंस टैक्स है। देखिए, भारत जैसा नहीं होता कि सौरभ शाही के पिताजी के पास जो संपत्ति थी वो उनके गुजरने के बाद सीधे सौरभ शाही को मिल जाएगी, या उसके भाई को उनमें जो है वो तकसीम कर दी जाएगी। वहां पर ये होता है कि स्टेट बहुत बड़ा हिस्सा आपके इनहेरिटेंस का रख लेता है, और इसीलिए वो ज्यादा अच्छी सोसाइटी है, क्योंकि उसमें रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है वेल्थ का ना। तो उसको लेके जो कुछ प्रोग्राम्स, कुछ कानून वहां बने हुए हैं, उसको बाईपास करते थे अमीर लोग। दूसरे जगह पे अपना सिटीजनशिप दिखाते कि जी मैं किसी थर्ड कंट्री में, ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स है ना, पनामा वगैरह, जिसमें इस तरह की चीजें होती हैं, उसका उसको पिछले साल जो है 2024 में वो इस गवर्नमेंट ने प्लग कर दिया। यानी आप वो अब टैक्स बचा नहीं सकते हैं। तो इसको लेके अमीर जो है वहां पे काफी नाखुश है कि वो टैक्स की चोरी जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। और उसके अलावा और भी कुछ टैक्सेस हैं जो जैसे आपने कुछ अगर अलग से इन्वेस्टमेंट किया है, उसके जो गेन्स, कैपिटल गेन्स हो रहे हैं, कैपिटल गेन पे भी कुछ टैक्स जो है बढ़े हैं। इसको लेके अमीर वहां परेशान दिख रहे हैं। हिंदुस्तानी निजात के लक्ष्मी निवास मित्तल ने अपनी शहरियत छोड़ने का ऐलान किया है। क्या और सरमाएदार भी वहां छोड़ सकते हैं इस तरह की शहरियत अपनी? देखिए, कई सरमायादारों ने अभी छोड़ा है। हरबन नरूला हैं, फेमस फुटबॉलर हैं रियो फर्डिनांड, उन्होंने छोड़ा है। निक स्टॉम्स्की हैं, उन्होंने छोड़ा है। इसके बाद इजिप्ट के एक इजिप्शियन मूल के बहुत बड़े वहाँ के सरमाएदार हैं, नसफ सवीरी, उन्होंने छोड़ा है। जॉन फ्रेंडस्किन एक नॉर्वे के हैं जो वहाँ रहते हैं, उन्होंने छोड़ा है। साउथ अफ्रीका मूल के हैं एक रिचार्ड गोड, उन्होंने छोड़ा है। कई ऐसे आपको बिलियनर इसमें नजर आएंगे जो इसको छोड़ के जा रहे हैं। वो उन जगहों पे जा रहे हैं जहां इस तरह का निजाम नहीं है, मोस्टली दुबई, बट ऑल्सो स्विट्जरलैंड और इस तरह के जगहों पे वो जा रहे हैं। लेकिन जो अभी मैंने तमाम नाम आपके सामने पढ़े, उससे आपको पता चल गया इसमें से कोई ब्रिटिश नहीं है रियो फर्डिनांड के छोड़। ये सब वो लोग हैं जो ब्रिटेन का फायदा उठाने के लिए ब्रिटेन में आए हैं, लेकिन वहां पे टैक्स नहीं देना था। फायदा वो लंदन के फिनेंशियल हब का, लंदन के क्योंकि दुनिया के फिनांस का गढ़ है, उस चीज का वो फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन सोसाइटी को वापस से कुछ देना नहीं चाहते हैं। तो ये जो एक खुदगर्जी जो यहाँ पे नजर आती है, उसके चलते ये लोग छोड़ रहे हैं, बड़ी तादाद में छोड़ रहे हैं। लेकिन ब्रिटेन को बहुत ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटेन का जो फिनेंशियल निजाम है वो ऐसा है कि वो हमेशा दुनिया के रिच एंड फेमस को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, चाहे वो उस पर वो इनहेरिटेंस टैक्स लगे ना लगे, जो भी हो। लेकिन वो दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ तक कि ब्रिटेन में बहुत सारे ऐसे मिलियनर और बिलियनर हैं जो जो खुद खुल के कहते हैं कि हाँ, हमारे ऊपर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ऐसे भी लोग हैं। इनफैक्ट बड़ी तादाद में एक सर्वे अभी की गई थी ब्रिटेन में मिलियनर्स की, जिसमें 85% बिलियनर कह रहे हैं कि हमारे ऊपर 2% वो टैक्स लगाओ, जबकि फिनांस सेक्रेटरी कह रहा है कि नहीं, वो हम डायरेक्ट टैक्स नहीं लगाएंगे। तो ये बड़ा ही एक हास्यास्पद सा एक सिचुएशन है, जहाँ पे बिलियनर, बहुत सारे बिलियनर मिलियनर कह रहे हैं कि मेरे ऊपर टैक्स लगाओ।
सिर्फ वो जिनका कि इस जमीन के साथ जो है वो इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, वो बनिया क्लास जो यहाँ पे आके चाहता है कि हम इसको इस रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट तो करें लेकिन इस सोसाइटी को कुछ दे नहीं, वो भागने के फिराक में यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो जाहिर है कि उसमें सबसे बड़ा परसेंटेज हिंदुस्तानियों का होगा, इसमें कोई आश्चर्य की बात इसमें आपको ऐसा लगता है कि जैसे बर्तानिया को लोग अट्रैक्ट करेंगे और बर्तानिया में ही लोग इन्वेस्ट करेंगे, मगर क्या किसी वजह से दुबई जैसे ममालिक जो हैं इनका फायदा उठाएंगे? देखिए, दुबई ऑलरेडी फायदा उठा रहा है, और दुबई में इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की गई है जिससे कि लोग वहां पर अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन इस चीज को ना भूलें कि दुबई ये इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसकी इंटरनल बजट जो है वो तेल बैलेंस है, वो नेचुरल जगह नहीं है। अगर उनका इंटरनल बजट भी तेल के पैसे से बैलेंस नहीं हो रहा होता तो वो भी इन चीजों को नहीं कर पाते। हमेशा याद रखें कि ये जो दुबई एक फाइनेंशियल एम्पायर क्रिएट कर रहा है, ये वो जो इकबाल का शेर है ना, साखे नाजुक पे जो आशियाना होगा नापायदार होगा, वो उसी तरह का एक नापायदार आशियाना जो है वो दुबई क्रिएट कर रहा है। एक वक्त आएगा, चाहे वो 5 साल में आए 10 साल में आए, जब ये सडनली देखें, ये जो क्लास है ना, ये इस तरह का है कि इसको ये हर जगह एक्सप्लॉइट करेगा, यहाँ ये किसी को कुछ देगा नहीं। जिस दिन इसको ये लगेगा कि दुबई से बेहतर कोई जगह चले बन गई है जहां हम इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, तो दुबई के पैर के नीचे से वैसे ही जमीन जो है खींच ली जाएगी, जिस तरह से जमीन खींचने की कोशिश जो है लंदन के नीचे से है। ये थे हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब सौरभ कुमार शाही साहब, जिनके ख्यालात आपने सुने। हमेशा की तरह आखिर में मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी कीमती आरा और तजावीज़ हमें ज़रूर इरसाल करें, ताकि हम दुनिया मेरे आगे प्रोग्राम को आपके सामने और मानी खेज और दिलचस्प और जामे बना सकें। हम अगले प्रोग्राम के लिए फिर हाजिर होंगे एक नए जाविये और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए आप अपनी मुस्बत सोच जिंदा रखिए और प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे को देखते रहिए। शुक्रिया।